So, hi guys, this is Abhishek this side, and today I'm taking a lecture of the cell. Right, this is our first lecture of the series. So let's start the topic now. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, राइट. सो देखो, ये है आपका सेल. यही है आपका सेल. अच्छा, बेसिकली सेल होता क्या है, ठीक है. उससे पहले हमें ये सोचना है कि सेल होता कहाँ है. 3 क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में. व्हाट, व्हाई, वेयर. क्या है सेल, क्यों है सेल, कहाँ है सेल. सबसे पहले ये क्वेश्चन डील करते हैं कि कहाँ है सेल. सेल है कहाँ एक्चुअल में, ठीक है. सेल बेसिकली कहाँ है. तो हमें पता है भाई हम कौन है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है. हमें है ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स, ये पूरी बॉडी ह्यूमन बींग्स की है. लेट्स सपोज मैंने इसका एक हैंड का पोर्शन इस तरीके से इसको बाहर निकाल दिया, राइट. और मैं कहता हूँ कि इस हैंड की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई, राइट, उसको हमें लेके आना है. और मैंने उस इकाई को बाहर निकाला और मैंने इस तरीके से उस इकाई को या उस यूनिट को मैंने इस तरीके से दिखा दिया कि भाई ये सबसे छोटी इकाई है. रेड कलर में देख लो, ये सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, राइट. अब मैं बोलता हूँ कि क्या इससे छोटी यूनिट हो सकती है कोई. मैंने कहा नहीं, इससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती. तो सेल बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट है. इससे छोटी कोई यूनिट नहीं हो सकती सेल्स, राइट. ओके, तो सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, ठीक है. यहाँ तक समझ में आता है कि सबसे छोटी यूनिट सेल होती है. ओके, उसके बारे में हम इसको बोलते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है. क्या ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है. फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं सेल को, क्योंकि ये सेल कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी. जो हमारी बॉडी का जो पूरा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एक्चुअल में एक सेल लेवल से स्टार्ट होता है. तो एक सेल के लेवल से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है. तो फंक्शनल यूनिट ऑफ जो हमारी बॉडी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है, राइट. फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी की क्या है, सेल, ठीक है. अब फंक्शनल यूनिट तो है ही है सेल हमारी बॉडी की, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है सेल हमारी बॉडी की, ठीक है. तो बेसिकली सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, पहली चीज. दूसरी, सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट है. फंक्शनल क्यों, क्योंकि जितने भी सबसे जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सब कौन परफॉर्म करवा रहा है, बेसिक लेवल पे सेल परफॉर्म करवा रहा है. इसलिए फंडामेंटल, सॉरी, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ हमारी सेल ही है, पहली चीज. फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी सेल ही है. क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, क्योंकि आपको पता है, आपने देखो 10th क्लास में तो पढ़ी होगी बायोलॉजी, राइट. उसमें बेसिकली क्या है 10th क्लास के अंदर, इस सबसे पहले हम देखते हैं सेल, राइट. उसके बाद इस सेल से बनता है क्या, टिश्यू. ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले तुमने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना. अभी सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है. टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ठीक है. और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है. अब मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ नहीं है. तो सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट. सेल क्या है, सबसे छोटी यूनिट है. बेसिकली फर्स्ट थिंग क्लियर कि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की. ओके, सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ की सबसे फंक्शनल यूनिट कौन है, सेल है. क्योंकि सारे के सारे फंक्शन सेल लेवल से स्टार्ट होते हैं. सेल के लेवल से सारे सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं और फिर टिश्यू बनता है तो टिश्यू पे फंक्शन होंगे एंड देन फिर ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करेगा, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो सबसे जो फंक्शनल यूनिट है लाइफ की वो हमारी सेल है, क्योंकि सेल से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, हो ना, ठीक है. ओके ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है. क्योंकि अभी सेल क्या है, सेल है. सेल से बना क्या है, टिश्यू. टिश्यू से क्या बना है, ऑर्गन. ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना है. तो बेसिकली सबसे पहले क्या था, सेल. सेल से ही तो मिलके बने हुए सब. अगर सेल ही नहीं होती तो क्या टिश्यू होता, नहीं होता. टिश्यू सेल नहीं होती तो क्या ऑर्गन होता, नहीं होता. सेल ही नहीं होती तो क्या ऑर्गन सिस्टम होता, नहीं होता. नहीं होते ना सब चीज़ें. तो इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑल्सो. तो सेल की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी जो लाइफ है, सेल उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. सिंपल. आई होप यू अंडरस्टैंड सेल क्या होता है एंड यू नेवर फॉरगेट, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है.
तो ये देखो आपके सामने पहला स्ट्रक्चर सेल, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, दिस इज अवर सेल, सो इट्स अ सेल, ये सेल है हमारी। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हमें समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं सेल्स को, हमने अभी जस्ट देख लिया, राइट। हमने अभी जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट देखा ना, सेल को क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया, सिंपल। सेल वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बिल्कुल यार, सबसे पहले किसी ने तो देखा होगा सेल को, तो जिसने देखा उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। तो एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन तो बस लगा देना करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक। सेल तो किसका सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर इन द बैक्टीरिया। ओके, तो इस सेल का साइज बता रहे हैं, क्या बता रहा है? सेल का साइज कि सबसे छोटी जो सेल है उसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक है। और ये कहाँ पाई जाती है? बेसिकली भाई ह्यूमन बींग्स तो नहीं पाई जाएगी क्योंकि ह्यूमन बींग की सेल का साइज बड़ा होता है, तो ये किस में पाई जाएगी? बैक्टीरिया में पाई जाएगी, राइट। तो इतने साइज की जो सेल है वो कहाँ पाई जाएगी? बैक्टीरिया में पाई जाएगी, राइट, बैक्टीरिया में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि वो जो सेल है, तो अभी तुमने सोच सबसे स्मॉलेस्ट साइज देख लिया सेल का, क्या देखा? सबसे स्मॉलेस्ट सेल का साइज कितना है? 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक, राइट, बैक्टीरिया पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिच, ठीक है, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बिग सेल, राइट। ऑस्ट्रिच का एग देखो लिखा भी है, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो अगर कोई स्मॉलेस्ट सेल्स की साइज के बारे में पूछते हैं 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर जो कि बैक्टीरिया में पाई जा रही है, एंड अगर कोई पूछता है कि भाई मतलब एक लार्जेस्ट सेल का नाम बता दो या लार्जेस्ट सेल कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रिच का एग एक लार्जेस्ट सेल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, लार्जेस्ट साइज का सेल का एग्जाम्पल है, सिंपल। ओके, आप बात करते हैं एमीबा। तो भाई आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु ऐसा कुछ करके, ठीक है, दो टाइप्स के हो सकते हैं, प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स है, राइट, जिनके पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो सकती है और यूकैरियोटिक सेल्स, दे हैव टू काइंड ऑफ सेल्स, राइट, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स बोले तो क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब पुराना टाइप, मतलब पहले का, ठीक है, पुराना मतलब पहले का। तो पहले का टाइप जो है, पहले का जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, लेकिन जो नई सेल है, जो न्यू है, जो मॉडर्न है कुछ, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ये समझाने के लिए, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है? अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू यू एंडोसाइटोसिस, ठीक है भाई, अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं। अमीबा एक्चुअली में बेसिकली अमीबा है क्या? तो अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है अमीबा, राइट। अमीबा क्या है? अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा के पास क्या है? सिंगल सेल है, ठीक है, एक ऐसी सेल है सिंगल, बस बस सेल ही सेल है, ना टिश्यू है, ना ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है, बस क्या है? सेल है अमीबा के पास। तो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसका नाम है, राइट। वो अपना फूड खा रहा है, एक प्रोसेस है उसको फूड को खाने की, लेट सपोज भी का खाना यहाँ पड़ा है, अब ये अमीबा यहाँ जाके इसको खा लेगा। कैसे खाएगा? इस प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। क्या नाम है? एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब क्या? अंदर, इनर या इन, राइट, साइटोसिस मतलब सेल। तो जो अमीबा है वो अपना फूड सेल के अंदर ले लेगा, ठीक है, अमीबा जो बाहर पड़ा हुआ फूड है वो अपने सेल के अंदर ले लेगा, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो अगर कोई पूछ ले एग्जाम में कि भाई अमीबा अपना फूड कैसे खाता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है वहाँ पे? एंडोसाइटोसिस। नहीं समझ में आया? क्लियर नहीं हुआ? कर देते हैं क्लियर, नो वरी। सो देखो ये है आपकी सेल और ये आपका नीचे अमीबा। सो एक सिंगल सेल अमीबा, राइट, दिस इज अमीबा, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका फूड पड़ा हुआ है जिसको अमीबा खाने वाला है, राइट। ये अमीबा आता है,
कुछ अपने सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देता, राइट, मॉडिफाई कर लेता अपने सेल के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे देखो और मॉडिफाई किया कुछ इस तरीके से, मॉडिफाई कर दिया, एंड देन फिर इसने अपने आप को क्लोज कर दिया, और ये फूड कहाँ गया, ये बैक्टीरिया कहाँ गया, इसके अंदर। तो इसने बाहर पड़े बैक्टीरिया को सेल के अंदर ले लिया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, राइट, एंडोसाइटोसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, समझ में आ गया इतना। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखो, इसने अभी क्या इसके पास फुट है क्या, पैर है इसके पास, अमीबा के पास सिंगल सेल है, पैर तो कुछ है नहीं भाई, पैर तो एक ऑर्गन है ना, एक लेग क्या ऑर्गन, वो तो नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, लेग लाइक स्ट्रक्चर बना दी इस तरीके से अपने, यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, लेग लाइक स्ट्रक्चर बना दी ना कुछ इस तरीके से, ऐसा करके। तो ये क्या है आपका, इसका भी नाम होता है, ध्यान रखना, क्या नाम है, सूडोपोडिया। क्या नाम है, सूडोपोडिया, मतलब सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मतलब क्या होता है, फीट। तो फॉल्स फीट किस में पाए जाते हैं, अमीबा के केस में, राइट। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि समझ में आ रहा है आपको। अब देखो क्यों मैं कहता हूँ कि भाई एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि देखो ये स्लाइड में नहीं है, जो आपको स्लाइड मिलेगी उसमें तो नहीं है, सिंपल, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ ना, तो लिखना पड़ेगा आपको, तो इसलिए ये ज़रूरी है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, और देखो सेल है, ये मैंने सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और इसके बारे में बात करेंगे बट अभी कुछ देर के बाद। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक अगेन, ये रफ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। फिर कह रहा है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो अभी मैंने जस्ट क्लासीफाई किया ऑर्गेनिम्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, सेल्स दैट हैव नो डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट। लेट्स सपोज ये सेल है, ये सेल है, अब हमें पता है सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, बट रुको, ये न्यूक्लियस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यही न्यूक्लियस है, राइट। लेकिन अगर ये प्रोकैरियोट है, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है क्लियर दिखाई आपको नहीं देगा। तो न्यूक्लियस क्या नहीं होता, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसमें नहीं होता न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, राइट। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, राइट। तो बताओ ना, प्रो मतलब पहले, जो पहले का है वो अच्छी तरह क्लियरिटी नहीं देगा, राइट। बाद वाला कौन सा है, यूकैरियोटिक, तो वहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा, राइट। अब क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स के, तो देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने सदियों से है यार, बैक्टीरिया पता नहीं कब से है, तो बैक्टीरिया तो थी, तो बैक्टीरिया बहुत पहले गया, तो बैक्टीरिया में कौन सी सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होगी, क्यों, क्योंकि उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, राइट। और एग्जाम्पल दूसरा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो दो एग्जाम्पल हो गए, आपका बैक्टीरिया एंड आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। इन दोनों के पास क्या नहीं होता, सॉरी, इन दोनों के पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब देखो ये तो अच्छे से डिफाइन दिख रहा है आपको, मतलब आपको ये जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से दिख रहा है ना, इसको खराब कर दो, क्यों खराब कर दो, क्योंकि वेल डिफाइंड तो होता नहीं है। देखो ये लो जी, क्या अभी वेल डिफाइंड है कि न्यूक्लियस, आप बता सकते हो कि पूरा न्यूक्लियस है क्या क्या नहीं है, नहीं बता सकते, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो किसका एग्जांपल हो गया, प्रोकैरियोट्स का। और अगर अगर मैं इसको वेल डिफाइंड बना दूं, लेट्स सपोज कि मैंने क्या करा है, इसको मैंने क्या किया है कि एक न्यूक्लियस, एक सेल बनाई, और इसमें बहुत अच्छे से मैंने वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तैयार कर दिया, ये मेरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये यूकैरियोट का एग्जांपल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स की में आपका क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, राइट, सिंपल। अब एग्जांपल क्या होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के एग्जांपल क्या होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के एग्जांपल होने वाले हैं BGA और बैक्टीरिया। क्या कह रहे हो सर, अभी तो पढ़ा दिया था आपने, गलत पढ़ा रहे हो, मतलब गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका एग्जांपल जो है BGA, बैक्टीरिया, ठीक है। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और बैक्टीरिया, इनको छोड़ के सभी एग्जांपल किसके हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के हैं, हो गया यार। सो ठीक है, तो ये है यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। तो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या नहीं हो सकते, ना BGA होगा ना बैक्टीरिया होगा, क्योंकि ये तो एग्जांपल किसके हैं, प्रोकैरियोट्स के हैं, सिंपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर थिंग। तो देखो क्या लिखा है, यूकैरियोट्स के हैं सेल जिसके पास डिफाइंड या डेफिनेट या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, तो वो यूकैरियोट्स होते हैं, राइट। जैसे कि
कैसा एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म के पास बचते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आ जाएंगे। सिंपल। सो हमें क्लैरिफाई हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो हमें डिफरेंस क्रिएट हो गया अच्छे तरीके से, राइट। कंपाउंड कॉल्ड प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स मेकअप, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है ये? कंपाउंड्स कॉल्ड प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स मेकअप मोस्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बोली है इसने। अच्छा डाइवर्स हो गया, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं अच्छे से। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि वो कंपाउंड्स जिन्हें हम प्रोटीन बोल रहे हैं, जिन्हें हम फॉस्फोलिपिड्स बोल रहे हैं, वो किसके बनते हैं? बेसिकली सिंपल से आप कह रहा है कि प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स किससे बनते हैं, राइट। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स किससे बनते हैं? ये आपका प्रोटीन है एंड ये दूसरा नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। बताओ जी किससे बनते हैं ये कंपाउंड, कौन बना रहा है इन कंपाउंड को? तो किससे बनते हैं? मोस्ट ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो सिंपल क्या बोल दिया आपने? सिंपल आपने ये देखा यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड्स है, वो किसके बने होते हैं? मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, राइट। तो इतना ध्यान रखना, अभी आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हम, सो नो वरी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? ये लिखा है डिफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब? बताओ जरा, कुछ आइडिया, मतलब कोई आइडिया है डिफ्यूजन? सोचो जरा, सोचो, डिफ्यूजन कोई आइडिया है क्या होता है डिफ्यूजन? नहीं है तो हम बता दें, कोई इशू नहीं है। डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन? सो एक्चुअली में क्या है? मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। लेट सपोज आपने एक कंटेनर लिया, राइट। इस कंटेनर में आपने एक लेयर लगा दी, सिंपल। और यहाँ ये वाला जो कंटेनर है, ये वाला, इसको आपने यहाँ तक फिल कर दिया। क्या किया आपने? यहाँ तक फिल कर दिया। ये आपने बॉटम से लेके इसको यहाँ तक फिल कर दिया पानी से, लेकिन यहाँ वाला कंटेनर सिर्फ यहाँ तक फिल है। तो बताओ जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ जाने वाला है? बस इतना बता दो, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी पानी ज़्यादा है, जहाँ भी पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा हमेशा। तो कब तक जाएगा? अब यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, इधर यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक ये वाला पानी इस पानी के इक्वल ना हो जाए, वो तब तक जाएगा, राइट। तो बस इसी को बोलते हैं क्या? हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करती हैं। जिस तरीके से ये पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर, अच्छा कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? अमाउंट। तो यहाँ पे पानी का अमाउंट यहाँ से यहाँ तक का इतना सारा पानी का अमाउंट है यहाँ पे, तो हायर कंसंट्रेशन पानी की कहाँ पर है? ए में। मतलब सपोज मैंने इसे ए बोल दिया, मैंने बी बोल दिया इसको। पानी का ज़्यादा अमाउंट कहाँ पर प्रेजेंट है? ए पार्ट में पानी का ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, और बी पार्ट में पानी का बस इतना अमाउंट प्रेजेंट है। तो ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है पानी का ए में, कम अमाउंट प्रेजेंट है पानी का बी में। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सिंपल। बस मैंने इसको पानी का केस लिया है, मैंने अभी इसको पानी का केस लिया है। बस इसको पानी का केस ना लेके क्या कर दो? गैस का केस ले लो, कि वो गैस जो कि हायर कंसंट्रेशन में एक जगह है, वो गैस लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगी तब तक जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो देखो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट की प्रोसेस है सब्सटेंस के कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जो वाटर है वो लॉ ओबे का लॉ ओबे करता है, मतलब मानता है किसको? लॉ ऑफ डिफ्यूजन को वाटर ओबे करता है। यही चीज़ थी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखोगे? देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। अभी भी जब आप लेक्चर ले रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सॉरी आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपका डिफ्यूजन चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर। यू नो कहाँ पे? देखो कहाँ पे? आपका लंग्स है, आपने ब्रीदिंग करी, आपका लंग्स है, ब्रीदिंग करी, लंग्स के अंदर क्या गया? कौन सी गैस ले रहे हो आप? ऑक्सीजन ले रहे हो ना, तो ऑक्सीजन गई, मतलब बेसिकली मिक्सचर ले रहे हो, बट कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है? तो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। ऑक्सीजन क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो आपने क्या किया? ऑक्सीजन ले ली। और बस एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ी सी,
इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स में एंड में जाके इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और जो आपकी ब्लड है, ब्लड वेसल्स जो है वो आपकी जहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अरेंज है, राइट। तो आपने क्या लिया, आपने लिया ऑक्सीजन, राइट, और आपके ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। आप मान के चलो कि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है और आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया है। अब मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, बट ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे होगा। और इसको मैं नाम देता हूँ एल्वियोलाई, एल्वियो, सॉरी ये तो स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, कोई इशू नहीं है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्या नाम है, बड़ा प्यारा नाम है, एल्वियोलाई, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ पे ज़्यादा है, एल्वियोलाई के अंदर, कहाँ कम है, ब्लड में। तो हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, सिंपल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे है, ब्लड में, और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो CO2 यहाँ पे भी होगा क्योंकि गैस आपने मिक्सचर लिया है ना, गैस मिक्सचर लिया है, CO2 तो होगा ही, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कम होगी एल्वियोलाई के केस में। बट जो ब्लड है उसमें ज़्यादा होगी, तो हाइयर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगी चीज़, लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। तो अब बस इतना जादू देख लो कि जब आप ले रहे हो तो ऑक्सीजन ले रहे हो, राइट। हमने इनहेल किया तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया अपनी बॉडी के अंदर, और जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यही तो हो रहा है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जा रहा है। तो जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर आती है, और जब छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, सिंपल। इसीलिए बोला था बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समझ रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, सिंपल। यही तो है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ एक्सचेंज ऑफ gases, right? Diffusion is exchange of gases, simple. ऑस्मोसिस क्या है, सिंपल सी बात है, जो पहले वाला केस बताया था ना मैंने, पता नहीं क्या डिलीट हो गया क्या वो पहले वाला केस, पहले वाला केस, अरे हो जा भाई, ऊपर हो जा, डिलीट कर दिया वो केस, कोई बात नहीं। जो मैंने वाटर वाला केस बताया था, जो मैंने वाटर वाला केस बताया था उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, सिंपल। तो वाटर वाला केस जो मैंने बताया था उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर गैस है तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। तो गैस के लिए डिफ्यूजन वर्ड है और वाटर के लिए ऑस्मोसिस वर्ड है, सिंपल। आपने आरओ देखा है भाई, फिल्टर कैन प्यूरिफायर देखा है, तो क्या होता है उसके अंदर, तो ऐसे देखा ना, आर ओ क्यों बोलते हैं, आर ओ बोलते हैं ना, आर ओ, लिप प्यूरिफायर, ऐसा बोलते हैं। एक हीरोइन आती है ऐड करने की कि पानी हो तो ऐसा वरना ना हो, ऐसा कुछ होता है, तो उसका नाम आर ओ होता है। पूरा नाम क्या है इसका, आर ओ। आर से बोले तो रिवर्स और ओ से बोले तो ऑस्मोसिस। तो उसका पूरा नाम पता है क्या, उसका नाम पूरा नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उस आर ओ के केस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रही है बट रिवर्स हो रही है, ठीक है। ऑस्मोसिस कैसी हो रही है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही है। तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है आरओ के अंदर, पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है पानी आरओ के अंदर, देख लो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है आरओ के अंदर। तो हमारा एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। आरओ का मतलब क्या है, आपको पता लग गया होगा, पानी तो बहुत पिया होगा आरओ से, बट मतलब नहीं पता होगा आरओ का। आरओ का मतलब ये होता है, देखो सभी के लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ को नहीं पता होगा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जो कि मुझे आपसे सीखने को मिलने वाली है, सिंपल सी बात। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखो एक चीज ये याद आएगी, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। एक तरीके की मैंने झिल्ली बना दी, झिल्ली को मैं मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ। इस झिल्ली का नेचर कैसा है, ये झिल्ली कहती है कि भाई देखो मैं कुछ चीजें तो अंदर आने दूंगी और कुछ चीजें अंदर नहीं आने दूंगी, राइट। कुछ चीजें बाहर जाने दूंगी और कुछ चीजें बाहर नहीं जाने दूंगी। तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर सेलेक्टिव नहीं है कि कुछ चीजें आने दे रही है कुछ चीजें नहीं जाने दे रही है, कुछ चीजें जाने दे रही है कुछ चीजें नहीं आने दे रही है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेलेक्टिव नेचर। बस इसी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली क्यों, क्योंकि सेलेक्ट करके भेज रही है, परमिएबल मतलब परमिट कर रही है, सेलेक्ट करके परमिट करके भेज रही है ये मेम्ब्रेन, इसलिए क्या नाम है इसका, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड भूलना नहीं है इस चीज को, राइट, समझ रहे हो, भूलना नहीं है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में कितने टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं,
अब देखो कितने टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, तो देखो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, वाटर से रिलेटेड है, मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन पे, राइट। अब देखते हैं कितने टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। सो ऑस्मोसिस टाइप्स, पहला है हाइपोटोनिक, दूसरा है आइसोटोनिक, और तीसरा है आपका हाइपरटोनिक, राइट। हाइपोटोनिक, पहला हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक। तो रेड कलर लेते हैं हम ना, मस्त, क्योंकि अच्छा रेड कलर क्यों लेते हैं, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना यहाँ पर। रेड लाइट रेड कलर की क्यों होती है, बड़ा सिली क्वेश्चन नहीं पूछा कि रेड लाइट रेड कलर की होगी होती है, अरे रेड लाइट रेड कलर की होगी ना क्योंकि रेड है वो, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के ही क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है। हम बायो पढ़ते पढ़ते फिजिक्स में आ रहे हैं, बट इट्स एन अमेजिंग थिंग कि वाई एवरी डेंजर सिग्नल्स हैव अ रेड कलर विद इन इट, वाई। वेवलेंथ नाम सुना है, वेवलेंथ, जो आपका रेड कलर होता है ना, उसका वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वेवलेंथ मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेगा वो कलर, ठीक है, तो दूर से दिखेगा हमें। तो इसलिए क्या नाम है, जितने भी डेंजरस सिग्नल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, सिंपल सी बात है, राइट। तो हाँ, हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे, ऑस्मोसिस में क्या है, हाइपोटोनिक हम देख रहे हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है, देखो ये मैंने एक सेल ले ली, दिस इज अवर सेल। अभी कह रहा है कि वाटर विल कम इनटू द सेल, मतलब क्या कि इसमें जो वाटर है, इसमें जो वाटर H2 बोले तो वाटर, ठीक है, वाटर, और जो बाहर जो वाटर है, यहाँ वाटर है 5 लीटर और अंदर है 1 लीटर। बस मुझे अब इतना सा बता दो कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ऑस्मोसिस तो है ही है, वाटर मूव कहाँ से कहाँ करेगा, इधर से इधर या इधर से इधर, बताओ क्या होगा। सही जवाब बिल्कुल, इधर से इधर, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, ये रही, और कम कहाँ है, ये रही। तो अब यहाँ से वाटर यहाँ जाने वाला है, सिंपल सी बात है। अब ये बता दो, खुद सोच के बताओ कि सेल जो है, सेल का साइज जो है, सेल के अंदर पानी गया, सेल का साइज बढ़ेगा घटेगा, बस इतना बता दो। सेल का साइज बढ़ जाएगा। तो बस हाइपोटोनिक के केस में सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। समझ आ गई इतनी बात, आई होप आ गई होगी। दूसरा वो लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ये सेल है, 5 लीटर पानी सेल के अंदर, इतना नहीं आता बट फिर भी 5 लीटर पानी सेल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर पानी बाहर है, तो अब ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक, क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक ऑस्मोसिस कंडीशन। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि वाटर ना इधर गया ना इधर गया, वाटर कहीं मूव नहीं करता। अब बताओ सेल का साइज क्या रहेगा, रिमेन सेम, सेल का साइज जो है वो सेम रहने वाला है, राइट। इसे कहते हैं आइसोटोनिक। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ गोइंग इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, मतलब पानी का अमाउंट कह रहा है कि जितना जाएगा उतना ही पानी का अमाउंट आता रहेगा। तो सेल जो है वो स्टे सेम साइज, सेल सेम साइज रहेगी। हाइपोटोनिक में वाटर का अमाउंट जाएगा सेल के अंदर, और जिससे कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, मुंह फुला के बैठ जाएगी सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हाइपरटोनिक की। तो हाइपरटोनिक में क्या है, कुछ नहीं है। हाइपरटोनिक में क्या था, हाइपरटोनिक समथिंग, अब देखिए चलो हाइपरटोनिक में क्या है, बस हाइपोटोनिक का उल्टा कर देना, हाइपरटोनिक। ये आपका सेल, यहाँ पे 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर पानी है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लीटर पानी है बाहर। तो अब देखो हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे है और लो कंसंट्रेशन यहाँ पे, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी जाएगा, और जो सेल का मुंह फूला हुआ था, सेल कैसा हो जाएगा, सेल साइज में छोटा हो जाएगा। तो सेल का साइज डिक्रीज कर जाता है किस केस में, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइज डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे क्यों हाइपर हो रहा है यार, तो बोलते हैं ना अबे क्यों हाइपर हो रहा है। तो हाइपर होने का मतलब क्या है, अपना ही नुकसान कर रहा है, देख लो, अपना नुकसान किया हाइपर हो गए, सारा कंटेंट पानी का बाहर निकाल दिया और खुद छोटा हो गया। तो डोंट बी हाइपर मैन, सिंपलिसिटी के साथ जियो, आइसोटोनिक बनो। चलो ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक, ऐसे मजाक मस्ती चलती रहेगी। एंड हम आगे बढ़ते हैं।
सो यहाँ पे क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक में सेल क्या हो जाती है, सोचो सेल श्रिंक कर जाएगी ना, तो सेल जो है वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, आई होप सो. ओके ओके. देन व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, ठीक है भाई, एक लिविंग प्लांट सेल है, उसने पानी लूज कर दी किस थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू. देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल वे फ्रॉम द सेल वॉल. ठीक है भाई, देखो ये है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट एनिमल सेल में नहीं पाई जाती. एक चीज यही क्लियर कर लो, अभी देखते हैं यहाँ पे, एनिमल सेल में आपका सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है. सेल वॉल, वॉल है, वॉल मतलब दीवार, दीवार का नेचर कैसा है, रिजिड, सख्त. तो देखो ये मेरी स्किन है, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, फ्लफी है, रबरी है, ऐसे अपने चिक को पकड़ो, पकड़ो मतलब चिक को टच करो और ऐसे से करो, हो रहा है, फ्लफी है. बस प्लांट के पास जाओ, प्लांट को पकड़ो और ऐसे से करो, दबेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेल वॉल है जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को. बट हमारे पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है. एनिमल के पास, किसी भी एनिमल के पास क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है. सिंपल सी बात. ओके, तो एक दीवार है, ओके, अंदर क्या होगा, पूरा सेल, अंदर क्या होगा, पूरा सेल होगा. तो ये दीवार हो गई और ये सेल हो गया, सिंपल. तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो प्लांट, जो लिविंग प्लांट सेल है, अच्छा लिविंग प्लांट सेल वो लूज कर देगा वाटर, ठीक है भाई, लिविंग लिविंग प्लांट सेल ने क्या कर दिया, पानी को लॉस कर दिया ऑस्मोसिस के थ्रू. देन श्रिंक होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा और द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल. तो अब जो पानी है वो बाहर निकला, पानी जो है वो क्या निकला, बाहर निकला. अब ये जो इस तरीके से ऐसे था कंटेंट, सेल का जो कंटेंट ऐसे था, अब सेल का कंटेंट कैसे होगा, सिकुड़ेगा. तो सेल का कंटेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सेल का कंटेंट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से सिकुड़ जाएगा सेल का कंटेंट, ध्यान रखना. तो श्रिंकेज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सेल का कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर. तो ये है आपकी सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल है रेड वाली. पहले सेल ऐसा था इस तरीके से, ठीक है, ये सेल था. अब इस सेल का कंटेंट जो सिकुड़ के कैसा हो गया, सिकुड़ के इस तरीके से हो गया. तो बचेगा क्या, अब बचेगा सिर्फ ये पार्ट, ठीक है, अब बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, राइट. कौन सा पार्ट बचने वाला है, सिर्फ ये पार्ट बचेगा. और ये सिकुड़ा हुआ पार्ट है सेल का. तो पहले ऐसा था ना खुला हुआ, अब वो सिकुड़ गया पार्ट, तो ये सिकुड़ा हुआ पार्ट है सेल का. तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. ऐसी कंडीशनों को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक सेल है, उसके पास सेल वॉल है, जो सेल का कंटेंट है अगर वो सेल वॉल से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, दूर अवे जा रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. अवे कैसे जा रहा है, क्योंकि इसका जो वाटर है बाहर निकल जा रहा है. तो पहली बात तो जो प्लाज्मोलाइसिस है, प्लाज्मोलाइसिस में सेल का वाटर बाहर जाता है, ठीक है, सेल का वाटर क्या जाता है, बाहर जाता है. दूसरी बात, जो सेल के कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं. तो ये आपका कंडीशन है प्लाज्मोलाइसिस की. सिंपल सी बात हो गई, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छे समझ में आ गया होगा. बस एक नोटबुक और एक पेन साथ में रहना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. अरे यार हो जा भाई, तो गुस्सा हो जा रहा है यार मेरे से बार बार. हो जा, नहीं हो तो फिर लेकर हटा देते हैं, ठीक है भाई. ओके, सो देखो, हम धीरे धीरे सेल के कंटेंट के बारे में पढ़ने वाले, राइट. क्या करेंगे, धीरे धीरे सेल के कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो डिफरेंस बिटवीन द सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में कुछ डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम देखने जा रहे हैं. तो पहला डिफरेंस क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से अच्छे से. प्लांट सेल, एनिमल सेल. जो प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल की यूजली क्या होती है, लार्ज होती है. तो प्लांट सेल क्या है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. प्लांट सेल कैसी होती है, यूजली लार्ज होती है, ठीक है. एनिमल सेल कैसी होती है, स्मॉल, कंपेरेटिवली स्मॉल होती है प्लांट सेल के कंपैरिजन में, राइट. ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल. अभी बताया ना, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट में, एनिमल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, नहीं होती सेल वॉल, ठीक है. सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, ठीक है. यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सी चीज़ प्रेजेंट है सेल, प्लांट सेल में, कौन सी चीज़ प्रेजेंट है एनिमल सेल में. तो सेंट्रोसोम क्या प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, जबकि सेंट्रोसोम जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट है. सॉरी, गलत हो गया, सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट है प्लांट में. तो सेंट्रोसोम कहाँ एब्सेंट है, प्लांट में एब्सेंट है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम प्रेजेंट कहाँ है, एनिमल में प्रेजेंट है सेंट्रोसोम, राइट. फिर हम आगे बढ़ते थोड़ा सा.
अब देखते हैं क्या कि वैक्यूल लार्ज होते हैं। तो वैक्यूल जो है, अभी देखो सुनो, वैक्यूल पता है तुम्हें? नहीं पता ना? जिसको नहीं पता नहीं पता, जिसको पता है पता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूंगा। ठीक है, वैक्यूल। सो वैक्यूल इज द लार्ज। वैक्यूल लार्ज किस केस में है? सो वैक्यूल लार्ज है किस केस में? प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होते हैं, ठीक है, जबकि जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो क्या होते हैं बट स्मॉल होते हैं, और किसी किसी केस में नहीं भी होते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस। जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लांट के केस में साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस क्या होता है? नहीं होता। तो गाढ़ा साइटोप्लाज्म नहीं होता किस केस में? प्लांट के सेल में। जबकि साइटोप्लाज्म जो है एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, डेंस होता है। सिंपल। प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होती है किसमें? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड किसमें प्रेजेंट होती है? तो प्लास्टिड जो है वो आपका एनिमल में, सॉरी, आपका जो प्लांट है, पी से प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होती है, और प्लास्टिड जो है एनिमल में क्या होती है? एब्सेंट होती है, राइट। न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। देखो जो प्लांट है उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये सेल है, न्यूक्लियस कैसा होगा? पेरिफेरल होगा, मतलब बाउंड्री के आसपास होगा न्यूक्लियस। बट एनिमल सेल के केस में न्यूक्लियस वो सेंटर में होता है मोस्टली, न्यूक्लियस जो है सेंटर में होगा मोस्टली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ देख लो, एक है सेंट्रोसोम और एक है आपका प्लास्टिड्स। देखो दो ही चीज़ मत देखना, मैं फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ में, कुछ प्लांट में एब्सेंट है और एनिमल में प्रेजेंट है। तो सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट है प्लांट के केस में, प्रेजेंट है एनिमल के केस में। लेकिन हम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड प्रेजेंट है प्लांट के केस में और एब्सेंट है एनिमल के केस में। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, राइट। हम बात करेंगे इसकी, साइटोप्लाज्म की। लेट्स स्टार्ट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, राइट। सो देखते हैं क्या होता है। ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। एनिमल सेल की बात है तभी तो सेंटर न्यूक्लियस है, ओके। ये देखो, ये जो लिक्विड पोर्शन है ना आपका, जो सेल के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। अब इस लिक्विड पोर्शन के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्स होती है बहुत सारी, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। और बहुत सारे सेल ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया सेल, इसका न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? सेल के खुद के ऑर्गन, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली। सिंपल, ओके। सो इट इज अ फ्लूइड। क्या है? एक फ्लूइड है जो कि फिल करता है सेल को, भाई ठीक है। ये सेल थी, ये फ्लूइड था, ये फ्लूइड है। फ्लूइड किसको फिल कर रहा है? सेल को फिल कर रहा है, यही बोल रहा है ना। इट इज अ फ्लूइड दैट फिल्स अ सेल। साइंटिस्ट यूज्ड टू कॉल द फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म। और साइंटिस्ट, क्योंकि भाई वो साइंटिस्ट है, नॉर्मल बात तो करेंगे ही नहीं, तो साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को क्या नाम दिया है? फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म। तो ये साइंटिस्ट प्यार से बोलते हैं साइटोप्लाज्म को फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म, राइट। हाय गर्मी, अरे मतलब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा यार। ओके, आगे। सो राइबोसोम। तो एक हमने कंपोनेंट पढ़ लिया सेल का, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे से अपने कदम आगे रखते हुए हम देखते हैं साइट राइबोसोम नाम की कोई चीज़ होती है। तो राइबोसोम पढ़ लेते हैं, राइबोसोम क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद राइबोसोम। रुको, राइबोसोम ये दूसरा कंपोनेंट है सेल का। देखते हैं क्या होता है। तो राइबोसोम क्या करता है? सिंथेसिस करता है प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंड दिस प्रोटीन इन वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। यहाँ पे एक चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन, प्यारा सा फंक्शन इसका क्या, कि प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? कुछ बच्चे बोलेंगे सेल में पाया जाता है। भाई साहब बिल्कुल सेल में ही पाया जाता है, लेकिन सेल में भी कहाँ पाया जाता है? तो तीसरा सेल ऑर्गेनेली का नाम है आपका क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो डरने का नहीं है, सिंपल, डरने का नहीं है। जब अपन लोग बैठ के पढ़ रहे हैं ना अच्छे से, तो डरना तो किसी भी हालत में नहीं है कि नाम देख के डर गए, नाम देख के नहीं डरते। ऐसे ही नाम है। और आपकी बॉडी, सबसे बड़ी बात तो आपकी बॉडी के अंदर जब आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर सब चीज़ है, यकीन मानो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं,
एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस तरीके से बनाऊंगा, कुछ ये ऐसे करके, ये ऐसे करके मैंने ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना दिया। यहाँ भी मैं एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रहा हूँ, राइट। क्या कर रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना दे रहा हूँ इस तरीके से, सिंपल। मैं कुछ नहीं करूँगा, ये वो पेस्ट्री है जिसमें बस क्रीम ही क्रीम है, राइट। लेकिन ये वो पेस्ट्री है जिसके अंदर आपने चोको स्लाइस या चोको बॉल्स जो है वो डाल दिए, सिंपल। इसको टच करना जरा, इस वाले को टच करना, तो आपको लगेगा कुछ स्मूथ नहीं लगेगा, कुछ उभरा उभरा सा लगेगा जगह जगह कुछ तरीके से। तो इसलिए बोल दिया इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल दिया इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर ये रफनेस प्रेजेंट है। और पता है जादू, ये क्या है, यही राइबोसोम है। क्या है ये, राइबोसोम। जो कि क्या करते थे, अभी हमने पढ़ा था ना राइबोसोम क्या करते हैं, देखो ये रहा राइबोसोम, ये ना राइबोसोम। राइबोसोम क्या कर रहा था, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। राइबोसोम कहाँ होते हैं, राइबोसोम होते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है, इसीलिए तो वो स्मूथ है, इसलिए तो वो स्मूथ है, सिंपल सी बात। क्या काम है स्मूथ का, आपने ऑयल देखा है, ऑयल देखा तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। क्या करते हैं ऑयल का, क्या करेंगे ऑयल का, एडाइबल है तो खा लेंगे, एडाइबल है, एडाइबल खाने वाला है तो खा लेंगे, लगाने वाला तो लगा लेंगे। मशीन में यूज़ करना है तो ऑयल मशीन में भी यूज़ होता है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है। उसका नेचर कैसा है, स्मूथ होता है, ऐसे होता है यूँ करके, ऐसे करते हो तो फिसलन होती है, होती है। फ्रिक्शन ही तो कम कर रहा है ऑयल, क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है ऑयल, ओके। तो अब ये क्या कर रहा है, आपने फैट नाम सुना है, आपने लिपिड नाम सुना है, सुना तो हो गई, फैट, फैट नाम सुना है ना, सुना होगा, फैट नाम सुना होगा, लिपिड भी सुना होगा। बस इसको ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट और लिपिड बनाता है। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है, वो क्या बनाता है, प्रोटीन। क्यों प्रोटीन बना रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, राइबोसोम, सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। एंड इतना टिपिकल कॉन्सेप्ट इतना इजी वे में समझा दिया, और क्या ही लिखो यार, लिखो नहीं और क्या ही लोगे यार, ठीक है। सो दिस अ थिंग, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो क्या लिया, रेटिकुलम सेंड दिस प्रोटीन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है भाई, हमने बात मान ली आपकी कि ठीक है, रेटिकुलम सेंड कर रहा है प्रोटीन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स में, सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, राइट, सिंपल सी। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है किसमें, मैन्युफैक्चर में फैट्स के, अभी बताया, फैट्स और लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किससे बना होता है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलके बनता है। किससे बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके बनता है, राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनता है। ये फैक्ट है, याद रखना, राइट। फंक्शन क्या है प्रोटीन एंड फैट का, भाई प्रोटीन बन गया अपना, फैट बन गया अपना, मस्त एकदम से लेटो आराम से पीछे जाके, कुछ नहीं करना, छोड़ो सब कुछ, कुछ नहीं करना, सब बन गया है, प्रोटीन बन गया है, फैट बन गया है, और क्या बनाना है, बस क्या ही चाहिए जिंदगी के अंदर। पानी पी लेते थोड़ा सा। चाहिए अभी और चाहिए जिंदगी में, तो बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में, राइट। क्या है फंक्शन प्रोटीन एंड फैट्स का, प्रोटीन एंड फैट, फैट को प्यार से क्या बोल दिया है, लिपिड बोल दिया है। ये हेल्प करते हैं बिल्ड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को। तो क्या है प्रोटीन एंड फैट का फंक्शन, यहाँ लिख देता हूँ, पी से प्रोटीन और एफ से फैट, इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है सेल की मेम्ब्रेन को बनाना, ठीक है। तो सेल की मेम्ब्रेन को कौन बना रहा है, प्रोटीन एंड फैट। मैंने अभी सेल वॉल बोला था ना, याद है, सेल वॉल किस में थी, प्लांट या एनिमल, जल्दी बताओ, जल्दी, एनिमल में थी ना।
एनिमल में नहीं थी, प्लांट में थी, राइट, कुछ भी, ठीक है। तो प्लांट सेल किस में थी, प्लांट मतलब सॉरी सेल वॉल किस में थी, प्लांट के अंदर, सिंपल सी बात। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल के अंदर पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, सिंपल। दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कैसी प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं करते, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें सेल मेम्ब्रेन बनती है किसके थ्रू, प्रोटीन एंड फैट्स के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। तो सिंपल ये लिखा हुआ है, प्रोटीन एंड फैट हेल्प करते हैं बिल्ड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन्स को, जिस प्रोसेस का नाम दिया गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। सिंपल सी बात है सर, आपकी बॉडी है, अब आप कैसे कंट्रोल करोगे मोमोज खाने से खुद को, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ नहीं होता ऐसा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता यार मोमोज को, कैसे मना कर सकते हैं। तो नहीं करें हमने मना मोमोज को, हमने खा लिए, ढीठ प्रवृत्ति के लोग हैं हम, मोमोज खा लिए हमने। अब मोमोज हमने खा लिए तो हमें नहीं पता भाई कैसे बने हैं, किस तरीके से बने हैं, क्या डला है क्या नहीं डला है। हमारी बॉडी उस चीज़ को राइट्स नहीं देती कि वो हमारी बॉडी के अंदर आए और वो उसको डाइजेस्ट कर ले। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, पॉइजन्स। अच्छा, पॉइजन्स मतलब जहर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जहर तो तम्बाकू भी होता है ना भाई साहब, जहर जहर तो सिगरेट होता है, बट पीते हैं ना लोग, क्या एकदम से मर जाते हैं क्या, नहीं। लेट सपोज कि आपने जस्ट एक सिगरेट पी और आप मर गए, क्या दूसरा बंदा सिगरेट पिएगा कभी ऐसे, आई होप नहीं पिएगा। इंस्टेंट कोई डेथ हो जा रही है पीने के बाद तो वो पॉइजन है, और नहीं हो रहा है तो वो एंजॉय करोगे उसको, ठीक है। सो सिगरेट अगर पीने से एट द टाइम डेथ हो जाए तो कोई नहीं पिएगा, बट सिगरेट भी एक टाइप का पॉइजन है, बट वो क्या है, स्लो पॉइजन है, क्या है, स्लो पॉइजन है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रोल प्ले कर रहा है किस केस में, डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारे पॉइजन्स एंड ड्रग्स को। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन्स हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ड्रग्स हैं, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आता है गोल्गी एपरेटस। तो अभी तक हमने क्या देखा, साइटोप्लाज्म, पीछे वाले को भूलना नहीं है भाई, पीछे वाले को याद रखना, राइट। साइटोप्लाज्म पीछे तो देखो, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसमें दो टाइप थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही पड़ा, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, फैट एंड लिपिड बनाता है। फैट एंड लिपिड क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, गोल्गी एपरेटस, राइट, ओके। सो गोल्गी एपरेटस स्टार्ट करते हैं। इट इज अनदर पैकेजिंग ऑर्गेनी लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई देखो एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे सिंपल सी, यहाँ पे ना पैकेजिंग का काम चल रहा है, पैकेजिंग का काम चल रहा है, पैकेजिंग, समझ रहे हो क्या, पैकेजिंग। प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बन गया, कैसे बना, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया। जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया है उसमें जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इस प्रोटीन को जो बनाया है इसको पैक करेगा, क्या करेगा, पैक करेगा, और पैक करके सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स को दे देगा ताकि वो भी अपना काम करे, राइट। इसी तरीके से एक दूसरा पैकेजिंग ऑर्गेन है हमारे पास, नाम क्या है, गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, तो ये अनदर पैकेजिंग ऑर्गेनली है जिसको, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पैकेजिंग ऑर्गेनली हैं। बोले तो अमेज़न में काम करने वाले दो व्यक्ति, एक का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके दो बेटे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है गोल्गी एपरेटस, राइट। सारे के सारे मिलकर क्या काम कर रहे हैं, पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, और पैक करके सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज को वो दे दे रहे हैं ताकि वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, सिंपल। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, एक तो हो गया पैकेजिंग मेटेरियल, तो पैकेजिंग तो काम हो गई होगा, इसका क्या काम है भाई, इट इज द ऑर्गेनली दैट बिल्ड्स लाइसोसोम। ये जो गोल्गी एपरेटस है ना भाई साहब, गोल्गी एपरेटस,
गोल्गी एपरेटस क्या है? हमने बता दिया, पैकेजिंग ऑर्गेनेली है। इसका और भी फंक्शन है, क्या करता है? ये लाइजोसोम बनाता है, ठीक है, लाइजोसोम बनाता है। अच्छा ये मत को ना, लाइजोसोम है, लाइवो ही नहीं है, राइट, इट्स अ लाइजोसोम, लाइजोसोम्स, आगे बढ़ने वाले लाइजोसोम्स को बस इतना ध्यान रखो। गोल्गी एपरेटस क्या बनाता है? लाइजोसोम्स बनाता है, जो कि उसका नाम क्या है? लाइजोम्स का नाम है सेल, नाम नहीं है इसका, नेचर है, सेल डाइजेशन मैकेनिक्स, या मैकेनिक या मशीन्स, सॉरी मशीन्स। तो लाइजोम्स को क्या बोलते हैं? सेल डाइजेशन मशीन्स। चलो बता ही देता हूँ, रिवील कर देता हूँ, रिवील करता हूँ मैं एक चीज़ आपको। आपकी जो सेल है, उस सेल के अंदर आपके पास एक बेहतरीन सेल ऑर्गेनेली है, नाम है लाइजोसोम। क्या करता है भाई साहब? कुछ नहीं करता। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल खराब हो चुका है, यू नो, आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल खराब हो चुका है, तो वो खराब सेल दूसरे सेल को खराब कर सकता है, आपकी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प में रुकावट कर सकता है। उसका सही मायने में यकीन मानिए खत्म होना जरूरी है। तो कौन खत्म करेगा? लाइजोसोम, राइट। लाइजोम जो है वो खत्म करने का काम करता है बेकार की सेल्स को। तो ये क्या बोलते हैं? सेल डाइजेशन मशीन है लाइजोसोम। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आपका गोल्गी अपरेटस। सिंपल, आई होप सो सिंपल, राइट। अब देखो आ गया लाइजोसोम, तो इसको क्या बोल दिया? इसको बोल दिया सुसाइडल बैग, ठीक है। लाइजोसोम को क्या बोल दिया? बोल दिया सुसाइडल बैग। या अगर आपको लग रहा है कि ये सेल खराब हो चुकी है और ये सेल दूसरों को भी खराब कर देगी, तो फट लो, फट लो, और ये पूरी सेल को भी फाड़ दो, मतलब इन द सेंस खत्म कर दो सेल को। तो लाइसोम को क्या बोला गया? सुसाइडल बैग बोला गया, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। भाई बिल्कुल बात सही बात है, सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है? लाइसोम। सेल के अंदर अगर ज्यादा वेस्ट आ गया तो उसको डिस्पोज करने का काम कौन कर रहा है? लाइसोम करेगा। उसका नाम सुसाइडल बैग है, जिसका नेचर क्या है? सेल को डाइजेशन करने की मशीन उसके पास है, बस उस वही मशीन है, सेल को डाइजेस्ट करने की मशीन है, लाइसोम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जब भी डाइजेशन हो सेल का, जब भी ब्लास्ट वाली बात है, सुसाइडल बैग की बात है, तो कौन नाम याद आना चाहिए? कौन सा नाम याद आना चाहिए? लाइसोसोम, क्योंकि कौन बना रहा है? गोल्गी एपरेटस बना रहा है, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो देखो सभी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं इसके कि अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या है फीचर्स? उसी फीचर को देखते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या भाई साहब? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को बड़े प्यार से बोला गया पावर हाउस, पावर हाउस, बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। सो एनर्जी, एक मिनट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, उस सभी केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हेडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज की जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज कर रहा है, बट किसी फॉर्म में तो करेगा। सो इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। सच में एटीपी, मजाक नहीं कर रहा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है इसका, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम आ जाएगा, ध्यान रखना। तो एनर्जी चाहिए होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, जो कि रिलीज की जाती है किसी द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। दैट्स इट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। नो, अभी और भी चीजें बाकी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइट। सबसे पहले अपने पसीने पूछ लेते हैं, बड़ी गर्मी है, कोई बात नहीं, झुकेगा नहीं, सॉरी। हाँ आगे बढ़ रहा है। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बिल्कुल भाई, देखो अगर मैं किसी को पावर हाउस बोल रहा हूँ तो मैं किसको बोलूंगा? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी की फॉर्म में कर रहा है। तो एटीपी क्या है? करेंसी है,
तो एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी, जबकि जो पावर हाउस बोलते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इतना फैक्ट ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। अभी देखो, अगर मैं कह सकता हूँ कि भाई सेंट्रल बैंक बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन क्या वो मेरे साथ साथ चलता है क्या? कि मेरे को कुछ परचेस करना है तो मैं लेके जा रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को साथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो क्या है, मैंने बोला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भैया मुझे कार खरीदनी है, पैसा दो, तो उन्होंने क्या दिया? पैसा दिया ना, खुद तो नहीं चला मेरे साथ। तो सिंपल सी बात यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइक अ बैंक एंड जो एटीपी है लाइक अ करेंसी। तो जहाँ जहाँ जब जब आपको लगेगा कि एनर्जी चाहिए, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या देगा? वो एटीपी देगा। अब आप एटीपी को तोड़ोगे और एनर्जी मिलेगी। तो देखो क्वेश्चन सीधा सा घुमा के पूछा है एकदम, मैं पूछता हूँ आपसे, चलो कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या? बताओ, कुछ बच्चा से बैठेंगे, फिर नहीं करता, कैसे करेगा? अगर डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता तो एटीपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता? डायरेक्ट एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड नहीं करता, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी। सिंपल, सो सिंपल। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट? एटीपी को जाना जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स के नाम से। सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेली इन द सेंस, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहा है? स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहा है? स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज। क्या है स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज? भाई स्ट्रेंज क्यों है? क्यों है स्ट्रेंज माइटोकॉन्ड्रिया? कुछ तो लॉजिक है इसके पीछे। क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली, इसके पास खुद का तो डीएनए है और खुद का क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और डीएनए क्या करता है? एक जनरेशन से इन्फॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। यह है डीएनए का काम, पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। सो देयरफॉर इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एबल है बनाने के लिए खुद का प्रोटीन, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है। तो बताओ क्या माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। सिंपल, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बिल्कुल भाई साहब। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में एब्सेंट है। और किस में एब्सेंट है? रेड ब्लड सेल्स में, मैमल्स की और हायर एनिमल्स की। बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल थिंग है, याद रखनी है। और ये बस ये कह दो कि याद हो गई। याद भाई साहब आपको हो चुकी है, ठीक है? कैसे याद हो गई? आरबीसी और आपका दूसरा क्या है? बैक्टीरिया। इन दोनों में ही क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ना आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना ही बैक्टीरिया और ना ही बैक्टीरिया में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। सो मतलब ना आरबीसी में वेट, ना आरबीसी में ना आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा और ना ही बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। आरबीसी में बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। सिंपल, याद हो गया होगा यार, ये सब करना पड़ता है याद करवाने के लिए तुमको, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है मैं सेंट्रियोल। क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सुनिए, वो नहीं सुना, अब सुनोगे। सेंट्रियोल आर कंसर्न विद सेल डिवीजन। ठीक है भाई, सेंट्रियोल कब याद करना है हमें? जब भी सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आएगा तब तब हमें सेंट्रियोल नाम याद आना चाहिए, ठीक है? तो सेंट्रियोल किससे रिलेटेड है? सेल डिवीजन से। तो सेंट्रियोल्स आर कंसर्न विद सेल डिवीजन, इट इनिशिएट द सेल डिवीजन। ये स्टार्ट करता है सेल डिवीजन, राइट? तो सेंट्रियोल क्या करेगा? स्टार्ट करेगा सेल डिवीजन को। सिंपल। अब आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स हमेशा एनिमल में पाया जाता है, यू नो वेरी वेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लास्टिड्स एनिमल में पाया जाता है। पी से प्लास्टिड्स और पी से प्लांट। इसका मतलब प्लास्टिड्स प्लांट में पाया जाता है, ना कि एनिमल में पाया जाता है। सोचो फिर, लिखो, समझो और फिर आगे बढ़ जाओ। प्लास्टिड्स दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, कितने टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं बताओ? तो प्लास्टिड्स किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। सिंपल। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, कितने टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं देखते हैं। सबसे पहला प्लास्टिड्स आ रहा है क्रोमोप्लास्ट। क्या आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट।
प्लास्ट, राइट। दूसरा प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा टाइप का प्लास्टिड आ रहा है कौन सा, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुको, मैं टाइम दो थोड़ा सा। अच्छा जी, ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्या करता है, कलर प्लास्टिड्स है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड है, कलर प्लास्टिड्स है। जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर प्लास्टिड्स है। यार आज कुछ गर्मी ज़्यादा नहीं है, पसीने आ जा रहे हैं यार, कोई बात नहीं, पसीने पोछेंगे एंड देन दोबारा पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे जी, यस। हम्म, तो क्रोमोप्लास्ट बोले तो कलर प्लास्टिड्स। आपने ऐसा सुना है क्रोमा, क्रोमा नाम सुना होगा, क्रोमा, क्रोमा बोले तो कलर, बस वहीं से नाम आया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस, कलरलेस। तो यहाँ जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, जबकि क्रोमोप्लास्ट में कलर पाया जाता है, सॉरी कलर जो है वो पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट में। क्या बोल रहा है, क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो आपने सुना होगा, देखा होगा, फ्लावर्स, सॉरी फ्लावर्स, फ्लावर्स के पास क्या होते हैं, फ्लावर्स के पास कलर्स होते हैं, कौन दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट्स के पास क्या होते हैं, कलर होते हैं, कौन दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट। जहां भी कलर प्रोवाइड करने वाली बात आएगी तो क्रोमोप्लास्ट करेगा, राइट। किसी को कौन से कलर पसंद होते हैं और किसी को कौन से कलर पसंद होते हैं, कोई कौन से कलर का फ्लावर परचेज करता है और कोई कौन से कलर का फ्लावर परचेज करता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सबकी चॉइस अलग है, क्योंकि जिसको देने होते हैं उनकी चॉइस अलग है। आई होप यू अंडरस्टैंड। खैर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, वाइट ऑफ कलरलेस प्लास्टिड्स, राइट। सो ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या है, वाइट बोल दो या फिर कलरलेस प्लास्टिड बोल दो, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, स्टार्च में, ऑयल में, प्रोटीन में, ये सब स्टोर होते हैं, सिंपल। तो ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, स्टोर होते हैं उसमें, ठीक है, सिंपल। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, स्टार्च में, ऑयल में, प्रोटीन में, सिंपल, राइट। प्लास्टिड्स का नेचर क्या है, प्लास्टिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देखो गर्मी हो रही है ना, ये बुरा मान गया पेन मेरा, इसको फिक्स करता हूँ एक मिनट। सो प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स में क्या बताओ, प्लास्टिड्स आर plastids are self-replicating. They have a power to divide and as they contain DNA, RNA, राइबोसोम। एक और आ गया भाई आपके पास, हमने तो बस सुना था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या पढ़ा था, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास क्या होता है, डीएनए होता है और क्या होता है आपका राइबोसोम होता है। लेकिन प्लास्टिड्स के पास भी क्या क्या है, प्लास्टिड्स के पास इसका डीएनए है, प्लास्टिड्स के पास इसका आरएनए है और प्लास्टिड्स के पास राइबोसोम भी है। ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगर डीएनए है किसी प्लांट के प्लास्टिड के पास तो डीएनए होगा, आरएनए नहीं होगा। अगर आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा, सिंपल। और राइबोसोम तो होगा ही होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, प्लास्टिड्स पढ़ लिया, जिसके पास खुद के डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, राइट। याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना आराम से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं। ये कह रहा है जो प्लास्टिड है वो कंटेन करता है पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है, जाना जाता है क्लोरोप्लास्ट के नाम से। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, तो फोटोसिंथेसिस में ही चीज़ें ध्यान से देखी जाती है इसमें। तो प्लास्टिड, ये प्लास्टिड आपके पास, इसके पास क्या है, पिगमेंट, क्या नाम है, क्लोरोफिल, जिसको जाना जाता है क्लोरोप्लास्ट के नाम से। कैसे कलर का होना चाहिए, ग्रीन। और ये क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, वो फोटोसिंथेसिस की साइट है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, सिंपल समझ में आ गया ना। प्लास्टिड्स का होता है, तो प्लास्टिड्स कंटेन कर रहा है पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है जिसको जाना था क्लोरोप्लास्ट के नाम से, क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो बताओ फोटोसिंथेसिस कौन सी जगह पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की जगह पे। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट को कौन सा पिगमेंट बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो किसके पास होता है, प्लास्टिड्स के पास होता है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ विद इन अ सेल, इस सेल है,
सेल का नॉन लिविंग पार्ट ये बोल रहा है, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट विद इन अ सेल, सेल के अंदर नॉन लिविंग पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है सेल के अंदर नॉन लिविंग पार्ट है। तो बताओ क्लोरोप्लास्ट जो है वो डेड पार्ट है या लिविंग पार्ट है? तो ये डेड पार्ट है। क्या डेड पार्ट है, लिविंग पार्ट नहीं होता है ना, नॉन लिविंग पार्ट इन द सेल क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वैक्यूल की। इस बात करेंगे वैक्यूल्स की। सो इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है भाई, ये सेल है, इस सेल के अंदर बड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके मैं बोल रहा हूँ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के पास क्या है, मेम्ब्रेन है खुद की। तो वैक्यूल्स के पास क्या होती है, खुद की मेम्ब्रेन होती है, राइट। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सिंपल। अब साइज की बात करते हैं, तो साइज इज इन एनिमल्स स्मॉल। स्मॉल, अगर मान लो वैक्यूल जो है वो एनिमल का केस है तो उसमें स्मॉल साइज होगा वैक्यूल्स का, लेकिन प्लांट के केस में वैक्यूल जो है वो बहुत बड़े साइज का होगा। तो प्लांट के केस में साइज वैक्यूल का बड़ा है, एनिमल के केस में साइज वैक्यूल का क्या है, छोटा है, सिंपल। अमाइनो एसिड सुगर्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। तो वैक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर हो सकती है, वैक्यूल के अंदर आपका अमाइनो एसिड स्टोर हो सकता है, वैक्यूल के अंदर आपका शुगर भी स्टोर हो सकती है, सिंपल। ये सिंपल है। अब आता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या है, राइट। ग्रेन्यूल्स देखो, ये मत सोचना कि इट्स अ काइंड ऑफ हैवी स्टफ, इट्स नॉट अ हैवी स्टफ। ये सारी चीजें आपके साथ जब आप लेक्चर देख रहे हो आपके अंदर प्रेजेंट है और वर्किंग में है, तभी तो लेक्चर देख रहे हो, समझ रहे हो। वर्किंग में है तभी तो लेक्चर देख रहे हो, सिंपल। तो बस इतना ध्यान रखना, आप कॉपी लेके बैठो, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आप रिवाइज करोगे आपको सब कुछ याद हो रहा है, ये मेरी गारंटी है, सिंपल। अब आता है ग्रेन्यूल्स। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है भाई, ये ग्रेन्यूल्स हो गया। क्या ग्रेन्यूल्स किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड होता है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। जब मैंने वैक्यूल पढ़ाया था ऊपर ये, तो मैंने क्या बताया था, ये मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये क्या बताया था, ये मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है। मेम्ब्रेन से बाउंड है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। मेम्ब्रेन से बाउंड मतलब कहने का ये कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कि चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन से बाउंड है। लेकिन जो ग्रेन्यूल है वो चारों तरफ से स्ट्रक्चर नहीं घिरा होता, ठीक है, वो नहीं घिरा होता मेम्ब्रेन से। तो ये ग्रेन्यूल ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इट स्टोर फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो क्या स्टोर करता है ग्रेन्यूल्स? ग्रेन्यूल्स के पास क्या होता है, तो ग्रेन्यूल के पास होता है फैट्स, ग्रेन्यूल के पास होता है प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल के पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ग्रेन्यूल के पास क्या क्या चीज़ें हैं, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये सब ग्रेन्यूल्स के पास स्टोर होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेल का न्यूक्लियस, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग है अपने आप में, न्यूक्लियस, ठीक है भाई। तो अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पानी का सिप लेते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, सेल का न्यूक्लियस, राइट। ये मैं इसको रख करता हूँ क्योंकि हमारा बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक सारे अच्छे हैं लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं यहाँ, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस, राइट। सो दिस अवर सेल, दिस वन न्यूक्लियस। द सेल न्यूक्लियस एक्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। इसलिए तो बोला था इंपॉर्टेंट यार, सेल का ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को। इट हैव्स कंट्रोल ईटिंग, ईटिंग को कंट्रोल कर रहा है भाई, खाने को कंट्रोल कर रहा है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। और बताओ, नॉट ऑल सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। सारी की सारी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, फैक्ट है। क्या सारी सेल्स के पास न्यूक्लियस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। यूपीएससी में ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत देते हैं भाई आजकल, साइंस एंड टेक के, राइट, उलझाने वाले ना। तो बताओ, सारी की सारी सेल्स के पास न्यूक्लियस होते हैं क्या? नहीं होते हैं, राइट। क्या सेल्स कंट्रोल करती है ईटिंग को? बिल्कुल करती है, हमने पढ़ा है अभिषेक सर की क्लास में। मूवमेंट होती है, सेल्स कंट्रोल, मतलब न्यूक्लियस जो है सेल का कंट्रोल करता है, मूवमेंट को करता है जी, सर की क्लास में पढ़ा है हमने।
रिप्रोडक्शन करता है? बिल्कुल करता है यार, सर की क्लास में पढ़ा है हमने। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। न्यूक्लियस कंटेन करता है फॉलोइंग कंपोनेंट्स। देखो फिर बुरा बुरा मान गए, ये बुरा बहुत जल्दी मान रहा है आजकल। सो दोबारा स्टार्ट होता है हमें, बस यार रिकॉर्डिंग में गलती ना हो या कोई गड़बड़ ना हो जाए, कि मेहनत पानी में चली जाएगी। बट टच वुड, वुड वुड, वेयर इज द वुड, या दिस इज द वुड, टच वुड, ऐसा नहीं होने वाला। एक मेरी फ्रेंड की याद आएगी मेरे को, वो टच वुड करती रहती, मैंने भी एक पैंतरा अपनाया है टच वुड वाला। सो आई होप सब ठीक हो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं टच वुड से, अपने लेक्चर पे आते हैं। राइट, इसको थोड़ा रब करता हूँ। तो मैंने बताया था कि भाई देखो, क्या सारी की सारी सेल के पास न्यूक्लियस होता है? जी नहीं, नहीं होता। सारी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। मोस्ट सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। मोस्टली सेल्स के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सो इट हेल्प्स कंट्रोल ईटिंग, ईटिंग में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो सभी कामों में हेल्प करता है। कौन? सेल। नॉट ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, गूगल में पढ़ लिया। द न्यूक्लियस कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स न्यूक्लियस के पास होते हैं? तो देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट न्यूक्लियस के पास होते हैं। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर एनवलप, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेट सपोज भी न्यूक्लियस है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा देता हूँ। राइट, इसके ऊपर क्या करता हूँ? मेम्ब्रेन चढ़ा देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्या चढ़ा देता हूँ? मेम्ब्रेन। तो ये मैंने मेम्ब्रेन ली और मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी। तो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं सेल एनवलप। क्या बोलते हैं इसको? सेल एनवलप। देखो लिखा गया है, न्यूक्लियर एनवलप भी बोल देते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। राइट। दूसरा क्या पार्ट है? अभी हम पार्ट पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस की, ध्यान रखना। दूसरा पार्ट है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या करेगा? व्हेन द सेल इज इन रेस्टिंग स्टेट, जब सेल रेस्टिंग स्टेट में है, देन देयर इज अ समथिंग कॉल्ड क्रोमेटीन इन द न्यूक्लियस। देखो इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ यूं यूं करके, ऐसा मुचड़ मुचड़ करके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम क्या है? क्रोमेटीन। क्या है? क्रोमेटीन। और इसने क्या कहा है कि जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होगा, मतलब रेस्टिंग स्टेट में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल रेस्टिंग स्टेट में है, तब आपको क्या दिखेगा? क्रोमेटीन दिखेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, क्रोमेटीन कब दिखता है? या सेल डिवाइड करता है तब दिखता है, या सेल रेस्टिंग स्टेज में तब दिखता है? तो सेल रेस्टिंग स्टेज में क्रोमेटीन तब दिखता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे क्रोमेटीन ही पढ़ रहे हैं। क्रोमेटीन बना किसका होता है? तो क्रोमेटीन बना होता है डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, प्रोटीन का। राइट। तो क्रोमेटीन किसका बना होता है? जो क्रोमेटीन है वो किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हो सकता है, न्यूक्लियस आरएनए का बना हो सकता है, और आपका न्यूक्लियस प्रोटीन का बना हो सकता है। क्या? क्रोमेटीन। क्रोमेटीन डीएनए का बना हो सकता है, आरएनए का बना हो सकता है, न्यूक्लियस प्रोटीन का बना हो सकता है। राइट। सो ये इस तरीके से जो क्रोमेटीन बना होता है। डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लियर एसिड्स इन द सेल। बिल्कुल सही बात है यार। सेल के अंदर जो आपका डीएनए है और जो आपका आरएनए है, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों न्यूक्लियस एसिड है। क्या ये? न्यूक्लियस एसिड। राइट। व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने जा रही होती है, तो जो क्रोमेटिन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, बिकम वेरी कॉम्पैक्ट। राइट। तो जब भी सेल जो है डिवाइड होने जाएंगी तो जो क्रोमेटिन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इट कंडेंसेस व्हेन द क्रोमेटिन कम्स टुगेदर, वी कैन सी द क्रोमोसोम। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई जब जब ये कंडेंस होगा तो जो क्रोमेटिन है वो आपस में आएंगे, साथ पास पास। जो क्रोमेटिन है वो आपस में पास पास आएंगे, ऐसा करके। लेट सपोज भी क्रोमेटिन है यार, इतना जानो ये क्रोमेटिन है ना। क्रोमेटिन के बाद ही पास पास है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा स्ट्रक्चर। ये यही तो आपका क्रोमोसोम है। तो क्रोमेटिन से क्या बना? ये याद रखना। क्रोमेटिन से क्या बना? क्रोमेटिन से बना क्रोमोसोम। क्या है? और ये क्रोमेटिन कब है? रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज में जब सेल रेस्ट कर रहा है, आराम से पड़ा हुआ है, तो क्रोमेटिन उसके अंदर है। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो तब क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम दिखाई देगा। सिंपल। अब आते हैं क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। सिंपल। तो क्रोमोसोम्स मेक ऑर्गेनिज्म व्हाट दे आर। वो क्रोमोसोम ही है जो आपको आप बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात? में कहना क्या चाह रहा हूँ? एक ऐड आता है ना, एक ऐड आता है टीवी पे, वो बोलती है कुछ इस तरीके से कि ये वही चीज़ है जिसको जो मुझे मैं बनाती है। राइट। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम वो ऑर्गेनिज्म ही है जो कि आपको आप बनाता है। राइट। बोले तो क्रोमोसोम्स मेक ऑर्गेनिज्म व्हाट दे आर। लेट सपोज ये किसी के पेरेंट्स हैं, इन्होंने शादी वगैरह की होगी और इनके बेबी हुए होंगे। ये जो बेबी हुए ना, ये जो मैं को मैं बनाने का कॉन्सेप्ट है,
जो आपको आप बनने का कॉन्सेप्ट है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब क्रोमोसोम से आ रहा है। तो माँ बाप से क्या ट्रांसफर हुआ है बच्चे में? क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ है। क्रोमोसोम के अंदर क्या छुपा था? जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं, राइट। तो कहते हैं ना कि अरे इसकी नाक तो इसकी मम्मी पे गई है। तो भैया मम्मी ने अपनी नाक तो नहीं लगा दी थी, क्या हुआ था? क्रोमोसोम जो है जिसके अंदर डीएनए था वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब मीटिंग होती है ना पेरेंट्स के बीच में, तब जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रांसफर होता है किसमें? बेबी में। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे वो आपके शरीर की इन्फॉर्मेशन हो, बनावट कैसी है, कलर कैसा है, सब किस में जाता है? बेबी में जाता है पेरेंट्स से। सो दे कैरी ऑल द इन्फॉर्मेशन यूज टू हेल्प अ सेल ग्रो, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है क्रोमोसोम, जो कि हेल्प करती है सेल को ग्रो करने में। वो इन्फॉर्मेशन जो कि हेल्प करती है सेल को ग्रो करने में, सेल को आगे बढ़ने में, सेल को रिप्रोड्यूस करने में। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है? क्रोमोसोम से जा रही है, राइट। क्रोमोसोम किसका बना होता है? आ गई बात डीएनए। क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए है, राइट। क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए। सही सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। तो बोलते हैं ना, तो ये इसका डीएनए मैच करवाओ, किस कलर का है? डीएनए मैच करवाओ, इसके फादर ढूंढो, इसकी मदर ढूंढो। तो जिस भी फादर या मदर से उस बच्चे का डीएनए मैच हो जाए, वही उसका फादर और मदर है। फिर डीएनए तो उनके ट्रांसफर होगा ना, दैट्स इट। पढ़ेंगे आगे, कोई इशू नहीं है। सेगमेंट ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड द जीन्स। बिल्कुल सही बात है। अब देखो एक जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है? हमेशा जादू नहीं दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए कुछ अच्छा सा। आपने देखा है ये और आपने ये देखा है ये और ये करके दिखाओ, ऐसा देखा है? डॉक्टरी दुकान पे, सॉरी दुकान कह रहा हूँ, क्लिनिक, आई एम वेरी सॉरी, इट्स क्लिनिक। तो डॉक्टर क्लिनिक पे देखा ऐसा सांप बने होते हैं? ये कुछ नहीं है, डीएनए है। क्या ये? यही तो डीएनए है। अच्छा, इस डीएनए का एक कान पकड़ा सीधा कर दिया, दूसरा कान पकड़ा सीधा कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से सीधे 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 हो गए। कुछ चीज़ें यहाँ ऐसे जोड़ रही है, कुछ चीज़ें यहाँ से जोड़ रही है, ऐसे ऐसे ये जुड़ते भी हैं आपस में, ठीक है, ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। बस इतने ही बनवा लो यार, पूरा बनवाओगे क्या? ठीक है, जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सेगमेंट ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पैटर्न। तो जो सेगमेंट है डीएनए का स्पेसिफिक पैटर्न पे, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। लेट सपोज भी मैंने ये सेगमेंट दिया और मैंने यहाँ तक इसको देखा, तो ये क्या है? जीन है। तो डीएनए के अंदर जीन है, तो वो करते हैं, समाप्त करते हैं कुछ इस तरीके से कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से आपका डीएनए, और डीएनए से बस जीन। ऐसे ही पढ़ा ना हमने, तो बस समझ कर लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर कर देता हूँ। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म इन एन एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोट्स हैं, और हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड तो होता नहीं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो जो डीएनए है ना वो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में इन एन एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड नाम का कोई एरिया होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोइड नाम का कोई एरिया होता है, इसमें जो डीएनए है वो क्या होता है? वो फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है डीएनए, राइट। तो प्रोकैरियोट में डीएनए क्या करता है? फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो बताओ, यूकैरियोट के अंदर डीएनए फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में या फिर प्रोकैरियोट के अंदर करता है? तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। क्रोमोसोम्स आर नॉट ऑलवेज विजिबल। बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम्स हमेशा विजिबल नहीं होगा, वो तभी विजिबल होगा, they usually sit around uncoiled or as loose shred called chromation, right। तो क्रोमोसोम कब आपको विजिबल होगा? जब सेल डिवाइड करने वाली होगी, जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी तब जाके आपको क्रोमोसोम दिखेगा। क्रोमोसोम हमेशा नहीं दिखता। तो क्वेश्चन दिमाग में रखना, क्या क्रोमोसोम हमेशा दिखेगा? नहीं। क्रोमोसोम जब सेल हैव टू सेल जो है डिवाइड होने लगेगी तब जाके क्रोमोसोम दिखेगा, राइट। क्रोमोसोम्स आर यूजुअली फाउंड इन पेयर्स। बिल्कुल सही बात है, ऐसे होते हैं ना, देखो ये बात, यही चीज चाहिए थी, ये है ना, कुछ आपने ऐसे देखा होगा। अरे छोड़ो यार, ऐसे नहीं देखा होगा तुमने, ऐसे देखा होगा। मैं बताऊँ तुमने क्या क्या देखा है। आपने ये देखा है, देखो ये, आ जाओ भाई, एक्स 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 वाई, ये तो देखा है, क्रोमोसोम ही है ना। किसमें है ये? पेयर में। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी किसमें है? पेयर में। क्या बोल रहा है? क्रोमोसोम्स यूजुअली फाउंड इन पेयर्स। क्रोमोसोम्स यूजुअली किस में पाए जाते हैं? पेयर्स में पाए जाते हैं। तो ये बोल रहा है ह्यूमन बीइंग प्रोबेबली है 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। हमारे केस में भाई सब, आपके केस में और मेरे केस में, यकीन मानो
46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं इसको पेयर में कन्वर्ट करूँ तो कितने हो जाएंगे, 23 पेयर्स। तो पेयर होते हैं 23 और क्रोमोसोम टोटल नंबर 46 होते हैं, सिंपल। अब एक और चीज, पीस के पास कितने होते हैं, 12। मटर मटर के पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। जबकि डॉग के पास कितने होते हैं, 78 क्रोमोसोम्स डॉग के पास होते हैं। सो डॉग के पास कितने होते हैं, 78 क्रोमोसोम्स। हमारे पास कितने होते हैं, 12 क्रोमोसोम्स। सो आई हैव अ डॉग which name is Jackie. He has 78 chromosomes. मुझसे भी ज़्यादा है वैसा, मेरे पास टोटल 46 है, राइट। मटर के पास 12 होते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नॉट रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्रिएचर। क्या बताया मैंने सिंपल सी कुछ बात बताई कि भाई सिंपल सा मैंने इतना कहा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करते, वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिएचर को डिसाइड नहीं करते। मतलब कहने का ये कि जो मेरे पास डॉग है वो होशियार तो है, ऐसा नहीं होशियार नहीं है, और ये मैं हूँ, मैं मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, उन भाई साहब के पास 78 क्रोमोसोम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं। उसका मतलब ये भी नहीं कि वो मुझसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है उनका, नहीं। तो क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता कि कौन इंटेलिजेंट है और किसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बॉडी का, क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता, राइट। ओके, तो इतनी जटिल चीज़ें हमने सरल शब्दों में समझ ली है, और क्या ही लोगे यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है न्यूक्लियोलस। देखो, न्यूक्लियस अलग होता है और न्यूक्लियोलस अलग होता है, न्यूक्लियोलस। ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, आपको फंसा देते हैं। तो इसलिए बेसिक बायोलॉजी आपके लिए लाया है एक अमेजिंग कोर्स, सो एंजॉय द कोर्स। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस, इट इज अ dense spherical granule contained within the nucleus, it is stored protein। तो क्या है ये डेंस स्फेरिकल ग्रैन्यूल है। क्या है, इट्स अ डेंस स्फेरिकल, ऐसा गोल गोल स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स हैं जो कि कंटेन करते हैं विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। लाइक ये सपोज की सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से ये होंगे, राइट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या स्टोर है, प्रोटीन स्टोर होता है। तो सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियोलस है वो एक डेंस स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स हैं जो कि कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और किस क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो दिस इज सिंपल थिंग। सेल डिवीजन की बात करें, ठीक है। सेल डिवीजन से पहले हम पानी पीना चाहेंगे। आप भी पी लो यार, बहुत देर से सामने बैठे हो, मुझे क्या पता लग रहा है आप साथ में बोतल लेके बैठे हो पानी की। बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करें सेल डिवीजन के बारे में, राइट। इसको हम रफ करते हैं और हम देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन। भाई देखो यार, आपकी एक सेल है, ये दो में कन्वर्ट होगी, ये वाली सेल फिर दो में कन्वर्ट होगी, ये वाली सेल फिर दो में कन्वर्ट होगी, ऐसे तो होगा। लेट सपोज कि आपको इंजरी हो गई। यार आपको इंजरी क्यों हो, इंजरी क्यों हो आपको, क्यों चोट लगे आपको, आप तो पढ़ रहे हो आराम से बैठ के, तो चोट नहीं लगनी चाहिए। लेकिन फिर भी मान लो लग गई, फिर भी मान लो चोट लग गई, कट गया वो, मतलब जहाँ चोट लगी है वो पोर्शन थोड़ा सा कट गया, मतलब स्किन थोड़ी सी कट गई है। स्किन किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ा, सेल से सब कुछ बना होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल हट गया वहाँ से, अब ये आपका पोर्शन था, यहाँ से सेल गायब हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपका बस एक खोखला स्ट्रक्चर रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, ऐसा तो नहीं होगा, वो भरेगा भी। तो कब भरेगा, जब सेल अपने आप को डिवाइड करेंगी, ठीक है। सेल अपने आप को डिवाइड करेंगी तो वो जो खाली स्पेस था जहाँ चोट लगी, जो कटा हुआ था, वो सब अपना फिल हो जाएगा आराम से, मस्त पहले जैसी स्किन हो जाएगी कुछ टाइम बाद। क्योंकि सेल ने अपने आप को क्या किया, रेप्लिकेट किया, अपने आप को सेल ने डिवाइड किया। तो यही कह रहा है, इसे ही कहते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इसे ही कहते हैं क्या, सेल डिवीजन। तो
तो जो सेल डिवीजन होता है ना वो दो टाइप्स होते हैं भाई साहब, समझना जरा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सेल डिवीजन ये दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप से सेल डिवीजन होते हैं? तो पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोटिक या मियोसिस, या माइटोसिस मियोसिस। ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिड्यूस थ्रू सेल डिवीजन। ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो भी सेल डिवीजन से करेगा और रिड्यूस भी सेल डिवीजन से होगा। सिंपल। दे आर टू मेथड्स रेप्लिकेशन, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस दो टाइप के रेप्लिकेशन मेथड है, बात करेंगे। माइटोसिस में क्या होता है, ये डुप्लीकेट करता है अपने डीएनए को एंड टू न्यू सेल्स, डॉटर सेल्स हैव सेम पीसेस एंड जेनरिक कोड। माइटोसिस की बात कर रहा है, ये आपका सेल है, ये आपका सेल डिवाइड हो गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि इसके अंदर क्रोमोसोम 2n थे, और 2n क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, देखो अगर मैं क्रोमोसोम 2n बोल रहा हूँ तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, इसकी दो क्रोमोसोम के एक साथ, ठीक है। और इसको मैं डिप्लॉइड बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, डिप्लॉइड। तो अब अगर माइटोसिस का केस है तो यहाँ भी 2n हो जाएगा और यहाँ भी 2n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है माइटोसिस डिवीजन के केस में सेम रहते हैं। तो क्या लिखा है, माइटोसिस के केस में वो डुप्लीकेट करेगा अपना डीएनए को एंड दो नए सेल्स बनेंगे। तो डुप्लीकेट कर दिया अपने डीएनए को, क्योंकि इसके अंदर डीएनए था तो इसमें भी चले गया, इसमें भी चले गया, ठीक है। दो सेल बनेंगे, दो सेल बन रहे हैं। और देखो जो नए सेल बनते हैं डॉटर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स जो नए सेल्स बने हैं उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। उनके पास क्या है, सेम पीसेज एंड जेनेरिक कोड है। तो जेनेरिक कोड भी सेम है और पीसेज भी सेम है जेनेटिक मटेरियल के। सिंपल सी बात है, यही कहना चाह रहा है कि अगर 2n है पेरेंट के पास, इस वाले सेल के पास 2n है, तो इनके जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके पास भी 2n होगा। किस केस में, माइटोसिस के केस में। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, यू शुड रिमेंबर द टर्म PMATI टू इट ब्रेक्स डाउन टू। देखो सिंपल क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई जो माइटोसिस है उसमें 5 आपके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कौन सा है, प्रो फेज, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है मेटा फेज, याद रखने को ध्यान रखना। प्रोफेज, मेटाफेज और आपका एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। एनाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज, ये आपके कितने फेज हो गए, टोटल 5 फेजेस हो गए, ठीक है। आपके टोटल कितने फेज हो गए, तो आपके टोटल हो गए 5 फेजेस, राइट। आपके टोटल कितने फेज हो गए, 5 फेज हो गए। देखो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, इंटरफेज हो गया। तो ये ट्रिक बता रखी है, PMAIT मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज। सिंपल सी बात है। P से पहला, पहला फेज हो गया। T से टर्मिनल, टेलीफेज हो गया। M से मिडल, मेटाफेज हो गया। और A से MA फेज हो गया, मतलब एनाफेज हो गया। तो PMAT और I से इंटरफेज हो गया, राइट। तो ये हो गया फेजेस हो गए। 5 फेज है किसमें, माइटोसिस में। देखो ये है माइटोसिस, सेल डिवीजन हो रहा है। ये एक सेल था, प्रोफेज में क्या हुआ, कुछ इस तरह की चीज दिख रही है आपको, ये जो दिख रहा है ना एक्स एक्सिस क्रोमोसोम है। फिर प्रो मेटाफेज देखा, मेटाफेज, मेटाफेज में ये चीजें क्या हो गई, इस तरह की थोड़ी थोड़ी अलाइन होने लगी साइड में। देखो बस इतना ही समझो, प्रोफेज में ये है प्रोफेज, ये मेटा, ये थोड़ा प्रो मेटाफेज है, ये प्रो मेटाफेज है, ये मेटाफेज है। मेटाफेज में चीजें अलाइन हो जाती है। तो अगर कोई पूछे ना कि सबसे बेस्ट स्टडी सेल की कब हो सकती है, किस फेज में, तो मेटाफेज में सबसे बेस्ट स्टडी हो सकती है सेल की, क्योंकि सब अलाइंड है, सब एक जगह स्थित है। फिर एनाफेज, ये एनाफेज है, और दूसरा है टीलोफेज। टीलोफेज में देखो सबसे एंड वाला फेज है, सब ये सेल अलग अलग हो जाएंगे फिर बाद में, राइट। तो ये हो गया माइटोसिस। माइटोसिस में कितने सेल बनी, 2 सेल। एक सेल से माइटोसिस में 2 सेल बनी, राइट, सेम जेनेटिक मटेरियल के साथ। हम बात करते हैं मियोसिस की। तो मेन थीम ऑफ मियोसिस इज दैट दे आर 2 सेल्स डिवीजन। तो जो मियोसिस है उसमें 2 सेल डिवीजन है। देखो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगी आपकी, 2 सेल बन गई ये रही। फिर दोबारा प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। फिर दोबारा 2 सेल बन गई। तो टोटल कितनी सेल बनी, 2 तो यहाँ बन गई और 2 टोटल यहाँ बन गई। तो टोटल कितनी बन गई, 4 सेल बन गई, राइट। तो जो माइटोसिस है उसमें सिंगल साइड डिवीजन होगा, जबकि जो मियोसिस है उसमें 2 साइड डिवीजन होंगे। और जो सिंगल साइड डिवीजन था माइटोसिस वाला उसमें 2 सेल बनेंगी, जबकि जो मियोसिस है उसमें 4 सेल बनेंगी, राइट। कुछ इस तरीके से।
ये बनी दो, ये बनी दो, ये बनी दो। ये मियोसिस का केस है, इसका केस है मियोसिस का। ये माइटोसिस का केस है, सिंपल। तो किसमें चल ये बन रही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे अगर 2n है तो ये फाइनल में क्या होगा, n n n n। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे भी 2n। तो मियोसिस में जो 2n है वो घट के क्या हो जाएगा, n n n। क्योंकि जो माइटोसिस है उसमें 2n है तो 2n ही रहेगा, जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। ठीक, तो वेरिएशन किस में आएगा, मियोसिस में। सिंपल सी बात ध्यान रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है तो समझाओगे ना। हैप्लॉइड, एक चीज़ और बता दूं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड किसे कहते हैं, एन कंडीशन, जब आपका एक ही क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड किसे कहते हैं, 2n, जबकि आप जब आपका 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्या बनेंगे यार ये, ठीक है, जबकि 2 क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे ऐसे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस हैज वन डिवीजन, सिंपल सी बात है, माइटोसिस के पास क्या है, एक ही डिवीजन है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग सेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं सेल्स के रिगार्डिंग। नर्व सेल्स इन एनिमल सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने हमें। हम देख लेते हैं क्या बता रहे हैं, आने वाले लेक्चर में नर्व सेल्स भी पढ़ेंगे, बट अभी देख लेते हैं कैसे होता है। नर्व सेल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, आपने देखा भी होगा, आई श्योर कि आपने देखा हो, ऐसे कुछ नर्व सेल्स होती हैं। ये आपकी नर्व सेल्स हैं, दिस योर नर्व सेल्स, राइट, दिस योर नर्व सेल्स। ये पूरी की पूरी आपकी नर्व सेल्स हैं। तो नर्व सेल्स क्या है, अगर मेरी बॉडी में मुझसे कोई पूछे जाए कि भाई लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो मैं क्या बताऊंगा, नर्व सेल्स इज द लॉन्गेस्ट सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स है। लंबी सेल सबसे कौन सी है, नर्व सेल्स है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स कौन सी होती है, रेड ब्लड सेल्स है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो कौन सी सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स कैसी है, स्मॉलेस्ट सेल्स है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज अ फीमेल ओवम, राइट। अभी लॉन्गेस्ट पूछा तो नर्व सेल्स हो गई, अब पूछा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल। तो फीमेल का जो एग होता है, फीमेल का जो एग होता है हम ओवम बोलते हैं, ओवम, राइट। तो उसे बोलते हैं लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। फीमेल का ओवम इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, राइट। फिर सिंगल लार्जेस्ट सेल्स इन द वर्ल्ड, मैंने बताया सिंगल सेल का एग्जांपल, सिंगल सबसे बड़ी सेल, सिंगल क्या नाम है, ऑस्ट्रिच का एग, राइट। फिर स्मॉलेस्ट सेल्स आर दोज ऑफ द माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी सेल्स किस में पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा। और यकीन मानो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी सेल्स किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा इज सबसे छोटी सेल्स, ठीक है। सो एग्जाम में ध्यान रखना, माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी सेल्स होती है, सबसे बड़ी सेल्स होती है, सिंगल सेल्स की बात करें सबसे बड़ी से तो ऑस्ट्रिच की होती है। फीमेल ओवम जो है वो आपका लार्जेस्ट होता है ह्यूमन सेल, जबकि रेड ब्लड सेल स्मॉलेस्ट होती है ह्यूमन सेल्स में। और आपका लॉन्गेस्ट कौन सी है, नर्व सेल्स। एवरी मिनट अबाउट 3 मिलियन सेल्स इन अवर बॉडी डाई, देखो हर मिनट में, हर मिनट में टोटल कितने मिलियन सेल्स हमारी बॉडी में डाई कर जाते हैं, हर मिनट में टोटल कितने मिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मर जाते हैं, तो 3 मिलियन सेल्स पर मिनट मर जाते हैं। डरो मत, कहीं नहीं जा रहे तुम, अभी तो और भी लेक्चर देखने हैं और अपनी बेसिक बायोलॉजी बहुत अच्छे से कर देनी है, राइट। तो जब 3 मिलियन सेल्स पर बॉडी डाई हो रहे हैं पर मिनट, तो कितने सारे सेल्स पैदा भी तो हो रहे हैं, सोचो। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो मरने के बारे में सोच रहे थे, नेगेटिव थॉट सोचते हैं सबसे ज़्यादा। सीड ट्यूब इन प्लांट्स एंड द मैच्योर मेमेलियन ब्लड सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, हमने पहले बता रहे थे आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन सीव ट्यूब, ये जो सीव ट्यूब है ना, ये प्लांट के पास होती है सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब के पास भी क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। सो द रेड ब्लड सेल्स कैरी करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, बिल्कुल। रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती है, O2। तो O2 क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, कौन कैरी कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स। तो जो आरबीसी है ना भाई साहब, आरबीसी ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, आरबीसी CO2 को भी कैरी करता है। ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी करेगा, आरबीसी CO2 को भी कैरी करेगा। सीव सेल्स इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, जो सीव सेल्स होते हैं प्लांट्स के केस में, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के केस में, राइट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, सीव सेल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है स्पर्म सेल्स डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, बिल्कुल। भाई ये कह रहा है कि भाई स्पर्म तो पता ही होगा ना क्या होता है, मेल स्पर्म होता है, ठीक है, क्योंकि एग के पास जाता है, फीमेल एग के पास जाता है और इसको फर्टिलाइज कर देता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना जानो कि जो लाइसोसोम एंजाइम होता है किसके पास, स्पर्म सेल के पास। तो जो स्पर्म सेल है उसके पास क्या है, कौन सा एंजाइम है, लाइसोसोमल एंजाइम्स हो, किसके पास, स्पर्म सेल्स के पास। ये एक्चुअल में जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, ये जो फीमेल ओवम की जो मेम्ब्रेन है, ये
इसको डाइजेस्ट कर लेगा, इसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, जैसे कि मेम्ब्रेन हट जाएगी और ये जो स्पर्म है वो एंट्री कर जाएगा, सिंपल सी बात। तो लाइजोसोमल एंजाइम जो है स्पर्म का वो डाइजेस्ट कर लेता है किसको, लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स को ओवम की, सिंपल इतना ही बोल रहा है, ठीक है। जिससे कि होता है स्पर्म जो है एबल हो जाता है एंटर करने में ओवम के अंदर, राइट। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैडपोल इनटू फ्रॉग, भाई टैडपोल से फ्रॉग बनना है तो हमें पता है टैडपोल कहाँ रहता है, वाटर पे, और फ्रॉग कहाँ रहता है, वाटर लैंड दोनों पे। तो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका, टैडपोल का फ्रॉग में, सो द एम्ब्रियोनिक टिश्यू लाइक गिल्स टेल आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। तो पानी के अंदर किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, सांस लेने के लिए गिल्स की, ठीक है, और जो टेल है वो इसके पास, ठीक है, टैडपोल के पास टेल भी तो होती है, टेल और गिल्स दोनों को डाइजेस्ट कर लेगा कौन, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है वो टेल को भी डाइजेस्ट कर लेगा और आपके जो गिल्स है, आपके नहीं मतलब सॉरी, जो टैडपोल के जो गिल्स है उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है डीएनए एंड हेंस कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल हमने बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता नहीं होता, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, इसलिए वो कैपेबल होता है रेप्लिकेट करने के लिए। तो एक बात बताओ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट हो पाएगा, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट हो पाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, बिल्कुल मैट्रिक्स क्या है, एक ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाला होमोजीनियस एक ही मेटल से बना हुआ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। इट इज इन एक्टिव स्टेट, जब वो एक्टिव स्टेट में होगा तो रिमेन सैचुरेटेड विद वाटर, राइट। एक्टिव स्टेट में जब मैट्रिक्स एक्टिव स्टेट में होता है तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा वाटर के साथ, वाटर में घुलने वाला होगा, ठीक है, किस में स्टेट में, एक्टिव स्टेट में, सिंपल सी बात। अभी डिफरेंस रखा है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में, बस हम पढ़ चुके हैं बट हम फिर भी पढ़ लेते हैं, राइट। प्रोकैरियोट में क्या है कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, रिमेंबर याद करो, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये बना होता है, जो प्रोकैरियोट्स है जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। थिकनेस ऑफ वॉल डिपेंड ऑन द वेदर दी सेल इज ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इतना डीप में नहीं जाना है बट इतना याद रखो, थिकनेस डिपेंड करती है। सेल वॉल्स इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज इन चिटिन फंगी, तो अगर यूकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट तो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होगा नहीं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली पता है ना मैं किसे कह रहा हूँ, ऑर्गेनली किसे कह रहा हूँ, ऑर्गेनली मैं ऑर्गेनली कह रहा हूँ जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बोलते हैं सेल ऑर्गेनली, राइट। हैव पिलाई फिम्ब्रे, प्रोकैरियोट्स के पास पिलाई फिम्ब्रे है, क्यों पिलाई फिम्ब्रे, तो पिलाई फिम्ब्रे जो है मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं पिलाई और फिम्ब्रे, किस में होंगे, प्रोकैरियोट्स में होंगे। यूकैरियोट्स में क्या होंगे, सीलिया और फ्लैजेला होगा, सिंपल बात। तो देखो इतना लोड नहीं लेना यार, थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला पोर्शन, बट डिफिकल्ट नहीं मतलब नाम ही ऐसे है, बस सिंपल सी बात अंदाजों में रही ना कि पिलाई क्या होता है, पिली या फिम्ब्रे क्या होता है, ये क्या है कि भाई लेग सेल है, सिंगल सेल है, उसको एक जगह चिपकना है जाके, स्टेबल रहना, तो क्या होगा, तो फिम्ब्रे काम आएगा, ठीक है, फिम्ब्रे। और फिर फ्लैजेला कब काम होगा, जब प्रोपल्सन काम, जब उसको आगे बढ़ना है तो फ्लैजेला काम आता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं। अब इसी तरीके से स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स के पास होंगे, जैसे कि एग्जांपल सीलिया यूकैरियोट्स के पास होता है, फ्लैजेला यूकैरियोट्स के पास होता है मूवमेंट के लिए। म्यूसिलेजिनस कैप्सूल, म्यूसिलेजिनस कैप्सूल किसके पास होता है, प्रोकैरियोट्स के पास होता है, जबकि इसमें कोई भी म्यूसिलेजिनस कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। कोई भी म्यूसिलेजिनस कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है यूकैरियोट्स के केस में। सो न्यूमरस इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंक्लूडिंग माइक्रोट्यूब्यूल, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, सेक्रेटरी वेसिकल्स एक्सेट्रा, ये यूकैरियोट्स के एग्जांपल हो गए। सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.5 से लेके 100 माइक्रोमीटर, जो सेल का साइज है वो इतना वेरी करता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में सेल का साइज जो है 10 से लेके 150 माइक्रोमीटर वेरी करता है, राइट। मीटर मतलब क्या ना, माइक्रोमीटर में चल रही कहानी, राइट। तो दिस इज अ थिंग फॉर टुडे कि हमने इतना सब कुछ कवर किया, पूरा सेल हमने कवर कर लिया है, एंड आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा डीप और बारीकी से समझ में आई होंगी चीज़ें। जिसने सेल कभी भी नहीं पढ़ा था उसको भी सेल अच्छे से पढ़ने दिमाग में आई होगी सेल होता क्या है, राइट। और बेसिक चीज़ इसके अंदर क्या क्या होती है। अब देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। ये देखो, क्या सेंट्रोसोम पढ़ा था हमने, याद करो, पढ़ा था हमने सेंट्रोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था हमने, बिल्कुल देखो स्मूथ है, कुछ है इसके ऊपर नहीं है तो स्मूथ है। रफ देखो ये रफ, ये वाला रफ है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है ये रहे। फिर ये वैक्यूल प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, फिर लाइसोसोम हो गया, हमने पढ़ा हुआ है, फिर साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था, फिर राइबोसोम हमने पढ़ा था। सिंपल सी बात है, गोल्गी एपरेटस हमने देखा, हमने सेल मेम्ब्रेन देखा। तो बताओ क्या बाकी रह गया अब इसके अंदर? तो ये आपका सेल, और इस सेल के अंदर जो जो चीज़ें थी हमने पढ़ ली। सिंपल। तो आई होप यू आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, राइट। सो लेक्चर समझ भी आया और लेक्चर पसंद भी आया। सो लेते हैं यहाँ से आपकी नमस्ते, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका टॉपिक कुछ अलग होगा, सिंपल। एंड लाइक आई होप कि टिश्यू होगा, सेल के बाद टिश्यू होता है ना। तो एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जाते जाते बता ज्ञान ही लेते जाओ। देखो एक चीज़ बताई थी मैंने अभी, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अरे भाई हो जा भाई, बस आपको यही चीज़ बतानी है कि ये सेल है, सेल हमने पढ़ लिया है, तो उसके बाद क्या आएगा, टिश्यू, हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं उसके बाद, राइट। सिंपल। सो टेक केयर, बाय।